नौवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय गति। इससे पिछले वीडियो में हमने गति से संबंधित समीकरण हल किए और ग्राफीय विधि से हमने देखा कि हम उन समीकरणों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले वीडियोज में हमने गति और वेग के बारे में जाना और उनमें क्या अंतर था यह भी समझा। हमने देखा था कि जब कोई वस्तु चलती है तो वह गति में कहलाती है, परंतु उसके साथ अगर हम दिशा भी सम्मिलित कर दें तो वह वेग बन जाती है। और वेग में परिवर्तन की दर को हमने त्वरण कहा था। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन की बात करें तो वेग दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक गति और दूसरा है दिशा। यानी कि हम कह सकते हैं यदि हम वेग में परिवर्तन करना चाहें तो चाहे हम चाल में परिवर्तन कर दें या उसकी दिशा में परिवर्तन कर दें, दोनों ही स्थिति में वेग में परिवर्तन होता है। और जब वेग में परिवर्तन होता है तो इसको हम कहते हैं त्वरण। परंतु क्या वेग में परिवर्तन करते हुए हम चाल एक समान रख सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर वेग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात उसका वेग लगातार बदल रहा है परंतु उसकी चाल लगातार एक समान बनी हुई है? जैसे मैं कहूं कि किसी वस्तु की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक समान रहे परंतु वेग लगातार बदलता रहे। आप इस उदाहरण के बारे में यहाँ पे इस वीडियो को रोककर समझने का प्रयास कीजिए और याद कीजिए कि आपके सामने क्या कोई ऐसा उदाहरण कभी आया है। अब आपने इसके बारे में जरूर सोच लिया होगा और मैं आपको याद दिलाऊं कि पंखे की गति लगातार एक समान रहती है परंतु उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पंखे की गति वो घूम रहा है वो लगातार एक जैसी है, परंतु जब उसके वेग की बात करें और वेग में दिशा भी होती है और दिशा होने के कारण उसकी गति और दिशा मिलके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। आप पंखे की किसी भी पंखुड़ी के ऊपर एक तीर का निशान बनाएं और देखें कि उसकी दिशा कैसे बदल रही है। आप पाएंगे कि तीर की दिशा लगातार बदलती जा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है और जब वेग में लगातार परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की गति को हम त्वरित गति कहते हैं। यानी कि वेग में बदलाव हो, उसको हमने त्वरण कहा था। और इस प्रकार की जो गतियां होंगी जिसमें वेग परिवर्तित लगातार होता रहे उनको हम कहते हैं त्वरित गति। आइए अब इस त्वरित गति को इस भंवरे की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको जो ये छोटा सा भंवरा दिखाई दे रहा है, इसके सामने जो आपको यह तीर नजर आ रहा है, ये इसकी दिशा को इंगित कर रहा है। दूसरी बात, इसकी चाल जो भी है हम जो ध्यान देंगे वो इसकी दिशा के ऊपर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यह लगातार सरल रेखीय गति कर रहा है। आप इसमें देखिए ये लगातार सरल रेखा में चलता जा रहा है और जैसे ही यह दिशा बदलता है तो देखिए तीर की दिशा भी बदल जाती है। यानी कि यहाँ पे जो ये तीर है इसका वो दिशा को इंगित कर रहा है कि यह भंवरा किस दिशा के अंदर जा रहा है। ये तो थी सरल रेखीय गति की बात। आइए अब इसको हम वर्तुल गति के अंदर अर्थात वृत्त के अंदर चला के देखते हैं कि फिर क्या होगा। अब देखिए यह भंवरा वृत्तीय गति कर रहा है अर्थात वह एक वृत्त के अंदर चक्कर लगा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बड़ा तीर है हरे रंग का वो इसकी दिशा को इंगित कर रहा है और जो छोटा तीर है वो इसके त्वरण को बता रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो इसकी गति है वह लगातार एक समान बनी हुई है। वो लगातार एक समान गति से इस पूरे चक्कर, इस जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है इसके अंदर चक्कर लगा रहा है और इसका जो तीर का निशान है हरा रंग जो दिशा को इंगित कर रहा है, आप देख सकते हैं हर बिंदु के ऊपर वह बदल रहा है। अभी यहाँ पे यह
आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, फिर नीचे की तरफ, अभी ये दूसरी तरफ, लगातार इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। तो यह कैसी गति हुई? तो देखिए यह त्वरित गति है। त्वरित गति का कैसे पता चला? जो तीर है, अगर त्वरित गति नहीं होगी तो जो छोटा तीर है, जो एक्सेलरेशन जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वह तीर होगा ही नहीं। वह सिर्फ तब होता है जब गति त्वरित होती है। तो इसका मतलब वर्तुल पथ के अंदर जब वो चक्कर लगाता है, उसकी दिशा लगातार बदल रही है, और उसकी दिशा जब लगातार बदल रही है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यह भंवरा त्वरित गति से चल रहा है। अब क्या करें? हम इसको छोड़ देते हैं यहां से, और चलने के लिए छोड़ दें कि यह अपने आप चलता रहे, जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है। तो इसकी जो किस तरफ जाएगा, बात देखने की ये है कि ये यहां से कैसे जाएगा। जैसे आपने भी ऐसे ही कई बार देखा होगा कि आप किसी धागे से पत्थर बांध के उसको घुमाते हैं और धागे अचानक खुल जाए तो पत्थर किसी दिशा के अंदर जाएगा, तो वो उस दिशा के अंदर जाएगा जिस दिशा में जब वह धागा खुला उस पत्थर की दिशा थी। अर्थात यहां से अगर हम देखना चाहें, ये देखिए हमारे पास ये भंवरा है, इसको मैं यहां पे रोकूं, ये मैंने रोक लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये भंवरा जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो ऊपर की ओर जो आपको तीर दिखाई दे रहा है, ये इसकी गति को प्रदर्शित कर रहा है, इसकी दिशा को। अगर इस भंवरे को यहीं पे छोड़ दिया जाए, मान लिया हमने बांध रखा था और इसको हम यहीं पे छोड़ दें, तो यह किस दिशा के अंदर जाएगा वो देख लेते हैं। देखिए अब यह इस प्रकार से जाने लग गया है, वापिस टकराएगा, वापिस आएगा, तो वह फिर से सीधी रेखा में चलता है। अब इसी को यहां से हम घुमाना शुरू कर दें तो यह वर्तुल गति को करने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि यहां पे इसी तरह का हो, अगर आप किसी भी तरह का यहां पे इसके लिए रास्ता बना सकते हैं। यहां पे मैंने अब की बार अंडाकार पथ में मैं इसको चला रहा हूं, तो ये ध्यान रखिए हमेशा जो इसका तीर का निशान है बड़े वाला, वो तो इसकी गति को और दिशा को, यानी कि सम्मिलित रूप से कहें हम, वेग को प्रदर्शित कर रहा है, और छोटा हिस्सा, छोटा तीर इसके त्वरण को या एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करता है। अब यहां पे समझिए, देखिए बहुत अच्छा आपको यहां पे उदाहरण मिल रहा है। जब तक ये अभी आप देख रहे हैं जो एक्सेलरेशन का तीर है वो बढ़ गया, अब छोटा हो गया है, अब फिर से बढ़ा, फिर से छोटा हुआ। छोटा कब हो रहा है या बढ़ कब रहा है? यहां पे आप देखिए, वो तब बढ़ता है वो जब ज्यादा दिशा में परिवर्तन करता है। अभी वो एकदम से बदल रहा है अपनी दिशा को, यहां पे वो कम दिशा बदल रहा है, यहां पे दिशा ज्यादा बदल रहा है। तो यहां पे इस वजह से जहां पे दिशा में परिवर्तन ज्यादा होता है, जहां ज्यादा दिशा में परिवर्तन होगा वहां पे त्वरण भी ज्यादा हो जाता है, और जहां पे दिशा में परिवर्तन कम आता है वहां पे त्वरण में भी कमी आती है। इसी कारण से जब आप इस ऊपरी हिस्से के ऊपर या इस नीचे के हिस्से में जो अभी ये चल रहा है इसको देख रहे हैं, तो इन दोनों हिस्सों के ऊपर जो त्वरण है उसका मान कम होता है, और जो दोनों हिस्से बराबर के हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे त्वरण का मान बहुत अधिक है। आइए अब इसके साथ थोड़ा सा खेल और खेलते हैं। यहाँ पे मैं इसको शुरू करता हूँ, और देखिए इसको मैं इस दिशा में एकदम से दिशा बदलता हूँ, ये नीचे की तरफ, अब मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। देखिए वे बहुत ज़्यादा त्वरण में परिवर्तन आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरफ कर दूंगा तो यह थोड़ी सी दूर चला। आरंभिक रूप से जब एकदम से गति में परिवर्तन करता है तो त्वरण का मान ज़्यादा होता है, और जब वह कम गति में परिवर्तन करता है, अभी इसी गति को और बढ़ाएंगे, ये देखिए एकदम से। अब यहाँ से आप वेग और गति में परिवर्तन को समझ सकते हैं। इस अध्याय व दूसरे अध्यायों से संबंधित वीडियोस आपको इसी चैनल भौतिक के ऊपर मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे जो घंटी है उसको जरूर दबा दें, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्न उत्तर और अभ्यास के प्रश्न उत्तरों से संबंधित वीडियोज भी इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं। आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगी हुई घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आपको वीडियो, जो भी वीडियो आप देखना चाहें वह आपको मिलते रहें। इस अध्याय की शुरुआत हमने की थी गति से, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में भी हमने की।
हमने देखा था कि जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो उसे हम गति में कहते हैं, जिसके साथ हमने समय को भी सम्मिलित किया था और दूरी और विस्थापन को भी हमने पढ़ा था। दूरी किसी भी दो बिंदुओं के बीच की थी और उसके साथ जब हम दिशा भी सम्मिलित कर देते थे तो वह विस्थापन होता था। कुछ समय में जब कोई वस्तु विस्थापित होती है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसको हमने गति या वेग कहा था। इसके बाद हमने पढ़ा था एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रहा है। यानी कि वस्तु एक समान गति से चल रही है या असमान गति से चल रही है, वह वस्तु का वेग है। वेग में हमने दो चीज़ें ली थी, एक हमने चाल को लिया था और चाल के साथ साथ हमने दिशा को भी वहाँ पे सम्मिलित किया था। तो चाल और दिशा दोनों हमने सम्मिलित की थी और इस तरीके से हमने वहाँ पे वेग बनाया था। तो गति जो है वो वेग भी या गति दोनों एक ही बात है, दोनों को कहा जा सकता है। चाल जिसमें दिशा नहीं होती और गति चाल और दिशा मिलके वेग या गति बनाते हैं। समान है समान, वो एक समान चाल से, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कोई वस्तु सीधी रेखा में लगातार चल रही है तो उसकी गति या वेग एक समान है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु अपनी दिशा परिवर्तित कर दे, वह चाहे एक समान चाल से चल रही हो, तो क्योंकि वेग के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, चाल और दिशा, इस वजह से हम कहते हैं कि उसकी गति या वेग लगातार बदल रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है। चाल का सूत्र हमने यह पढ़ा और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। यहाँ पे जो समझने की बात ये थी कि दूरी जब होती है तो चाल होगी, दूरी के साथ चाल, और अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन के साथ होगा वेग। तो जब कोई वस्तु विस्थापित होती है तो विस्थापन के अंदर दूरी और दिशा दोनों होती हैं, जबकि चाल के अंदर सिर्फ दूरी है। तो विस्थापन में दूरी और दिशा होने के कारण यह विस्थापन होता है और जिसको हम, उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है प्रति इकाई समय में तो उसको हमने वेग कहा था। तो इस प्रकार से वहाँ पे वेग बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ये ध्यान रखें, वेग में परिवर्तन, यानी कि त्वरण जो होगा, जिसको हमने फार्मूले में ए लिखा था, ए का इंग्लिश मीनिंग एक्सेलरेशन होता है और वो होता है v/t। v को इंग्लिश में हम वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम वेग भी कह रहे हैं। ये बाई चांस ऐसे सिचुएशन हमारे सामने है कि वेग भी v से शुरू होता है अगर हम वैसे लिखेंगे, और वेलोसिटी भी v से। तो ये ध्यान रखें, v वेलोसिटी के लिए है, वेग के लिए नहीं। वेग में वेग बटा टी, टी समय के लिए यूज होता है, इंग्लिश में टाइम कहते हैं। तो फार्मूला इसका बनता था a = v/t। तो वेग में जब भी परिवर्तन होता है तो वह त्वरण होता है। और ये भी हमने पढ़ा कि त्वरण एक समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, उसके अलावा वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो त्वरण के बारे में ये चीज़ें भी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। अब उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफ के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। हमने विभिन्न प्रकार के ग्राफ पढ़े थे और ग्राफों में हमने सीखा था कि जब कोई वस्तु की गति, जैसे एक दूरी समय ग्राफ हमने पढ़ा कि इस दिशा में मैं समय ले रहा हूँ और जो ऊपर की दिशा है इसके अंदर मैं यहाँ पे दूरी लूँ। तो इस प्रकार से अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो वह एक समान चाल से चल रही है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर वह इस तरह का ग्राफ आता है वहाँ पे सीधी लाइन, तो यहाँ पे वह वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर रही, तो इस संदर्भ में जो उसकी वेलोसिटी है या वेग है वो शून्य हो जाता है। तो ग्राफीय विधि से हमने इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। समान और असमान गति को वहां पे ग्राफ की सहायता से दर्शाया भी था। अगला हमने पढ़ा था एक समान त्वरण में चल रही वस्तु की गति की व्याख्या समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। यहाँ पे ये 3 समीकरण हमने बनाई थी। ये थी हमारे पास वेग समय समीकरण, ये थी हमारे पास दूरी समय समीकरण और ये थी हमारे पास वेग दूरी समीकरण। पहली समीकरण जो है वो हमारे पास वेग समय समीकरण है। दूसरी जो समीकरण हमारे पास है वो है
दूरी और समय, क्योंकि यहाँ पे एक दूरी है और दूसरा समय के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो त्वरण है ए है वो यहाँ पे समान है, वह नहीं बदल रहा। इस वजह से हम यहाँ पे जो ले रहे हैं उसको इसका नाम दे रहे हैं, इस समीकरण का वो दूरी समय कह रहे हैं। जो चीज़ समान है उसको हम नहीं लेते, समीकरण के अंदर नहीं लिखते नाम में। यहाँ पे तीसरी जो समीकरण है आप देख सकते हैं, इसके अंदर वेग है और दूरी है, तो इस वजह से इसको वेग दूरी समीकरण कहते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे u हमारे सामने है तो u को हमने प्रारंभिक वेग कहा था, v है हमारे पास, v को हमने अंतिम वेग कहा था, और t जो है उसको समय, a को हमने त्वरण कहा था, और जो दूरी थी उसको हमने s से लिखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से इनको दर्शाया गया था। और अंत में अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यह अभी अभी हमने सीखा, अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से, वह चाल एक समान रहे, जैसे हमने पंखे का उदाहरण दिया, अभी आपने भंवरे की सहायता से भी यह देखा था कि जब वो एक समान चाल से लगातार चल रही है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको अध्याय गति पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। विभिन्न उदाहरण एवं अभ्यास के प्रश्न हमने विभिन्न वीडियोज में बीच में डिस्कस किए और वहाँ पे उनको हल करने का प्रयास किया। आप भी अध्याय में दिए हुए ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को या अभ्यास के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। वे सभी अध्याय के अंत में आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं वहाँ पे हैं, वहाँ से आप इनको हल कर सकते हैं। दूसरी कक्षाओं के लिए भी विज्ञान विषय से संबंधित सभी वीडियोस इस चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सभी सहपाठियों, मित्रों एवं अध्यापकों के साथ इस चैनल के लिंक को या वीडियो के लिंक को शेयर करके आप उनकी सहायता भी कर सकते हैं। जब भी आप वीडियोस देखने बैठे तो साथ में नोटबुक जरूर रखिए। आप जो पाठ के बीच में अनेकों महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझाए जाते हैं या बताए जाते हैं, उनको नोट करते रहिए और अपने नोट्स पर तैयार कीजिए। और इसके साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप भौतिक टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर भौतिक IQ लिख के वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारा होमवर्क 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शेयर किया जाता है, नोट्स वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, वह अन्य अध्ययन सामग्री भी वहाँ पे उपलब्ध है। ये सारे वीडियोस और सारी सामग्री www.scienceonlineclass.com के ऊपर भी उपलब्ध है। आप वहाँ पे जब चाहें देख सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।